हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। यूपीटीजीटी प्रीवियस ईयर हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2013 का पेपर हमने सॉल्व किया। आज हमें देखना है 2016 का पेपर। इसको हम जल्दी जल्दी कम समय में सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना मूल्यांकन करेंगे। तो पेपर को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी क्लासें आप लोगों को मिल जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस? वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है वात्सल्य रस। ये भी सूरदास की पंक्ति है। कौन सा रस है इसमें? इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। आगे आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। पूछा है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। नहीं है, बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है तो अवधी का नहीं होगा। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी में आती हैं, लेकिन अवधी बिहारी हिंदी में नहीं आती है। ये पूर्वी हिंदी की बोली है, अर्धमागधी की है। अगला है, मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही जो है वो बिहार प्रदेश की बोली है। ठीक, ऑप्शन बी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचर से माना गया है। ठीक, अपभ्रंश की ब्राचर बोली से सिंधी भाषा का विकास है। छठे नंबर का प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये अवधी में है। नूर मोहम्मद की पंक्ति है ये। और किस भाषा में है? तो ये अवधी भाषा में है। सातवां नंबर है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, अ। पश्च स्वर बताना है, कौन सा पश्च है? तो आ क्या है? ये पश्च स्वर है। ई क्या है? ये छोटी ई और बड़ी ई ये मध्य स्वर है, नहीं अग्रस्वर है, सॉरी। क्या है ये अग्रस्वर है। और अ क्या है? अ मध्य स्वर में आता है। आगे आते हैं आठवें नंबर के प्रश्न पर। आठवें नंबर में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो खिड़की जो है वो देशज शब्द है। मित्र तत्सम है, कालीन कालीन तुर्की है, और रेल क्या है? अंग्रेजी है, विदेशज शब्द है। तो खिड़की क्या है? देशज शब्द है। 9 नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? च, प, ल, ह। तालव्य ध्वनि है च। प ओष्ठ ध्वनि है, ह कंठ ध्वनि है। अब आते हैं 10 नंबर पे। बताना है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? लिपि नहीं है। अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। तो उर्दू की लिपि ये अरबी है, और पंजाबी की गुरुमुखी है, और हिंदी की देवनागरी है। लेकिन अंग्रेजी लिपि नहीं है। अंग्रेजी क्या है? ये भाषा है, इसकी लिपि है रोमन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो च, छ, ज, झ ये क्या है? ये तालव्य ध्वनि है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य।
12 में पूछा है उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। प्राण का वचन क्या होगा? बहुवचन। प्राण हमेशा बहुवचन में आता है। 13 नंबर में बताएंगे सज्जन का संधि विच्छेद। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का होगा सत प्लस जन, सज्जन, इसमें व्यंजन संधि होगी। 14 नंबर में समास बताएंगे। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास हो? तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया, अपादान तत्पुरुष। इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द मोक्ष का पर्यायवाची होगा? तो निर्वाण, निर्वाण का पर्यायवाची मोक्ष होता है। 16 नंबर चर्म, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो चर्म का समभिन्नार्थक पूछा है, समभिन्नार्थक हो जाएगा चरम, ऑप्शन ए चरम। ठीक। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होगा नष्ट कर देना, ऑप्शन सी नष्ट कर देना। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस रूपकम या प्रतिमान नाटकम? कालिदास की दूसरी, यहां पूछना चाहिए था कालिदास का दूसरा नाटक कौन सा है, लेकिन इन्होंने रचना पूछी है, तो दूसरा नाटक इनका होगा अभिज्ञान शकुंतलम। वैसे नाटक भी इनका ये अभिज्ञान शकुंतलम दूसरा नाटक तो नहीं है। आ, ये होगा मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीसरा नाटक होगा। ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न क्या है? एफ है, इसमें इन्होंने बी माना है। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। दूसरी रचना इनकी, अगर दूसरी रचना पूछता है तो हम क्या बताएंगे? कुमार संभवम इनकी दूसरी रचना है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा नाटक भी पूछता तो विक्रमोर्वशीयम होता, वो भी नहीं है, तो ये प्रश्न एफ है। आगे देखते हैं 19 नंबर का। मालती माधवम किसकी रचना है? तो मालती माधवम भवभूति की रचना है, ऑप्शन बी। दश कुमार चरितम ये किसकी रचना है? तो दश कुमार चरितम है दंडी की रचना, ऑप्शन बी दंडी। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? रामू घर से निकला, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। घर से निकला अलग, अलग होने का भाव है, तो अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ देखिए व्याख्या में दश कुमार चरितम दे रखा है भवभूति द्वारा रचित काव्य कथा, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। दश कुमार चरितम दंडी की कथा है, रचना है। रामू घर से निकला क्या हो गया? अपादान कारक हो गया, बी। 22 नंबर का प्रश्न है गठरी कैसा शब्द है? तो गठरी में लिंग बताना है आपको। गठरी है स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग क्या होता है? तो इसका पुल्लिंग होता है गठरा। ठीक। 23 नंबर में संधि बतानी है। अत्याचार, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होगी? अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, ई का या हो गया तो क्या हो जाएगा? यण संधि, अत्याचार। 24 नंबर में समास, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? एकदम आसान प्रश्न। उत्तर दक्षिण में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, उत्तर और दक्षिण योजक चिन्ह लगा, द्वंद्व समास। रामः रावणम ममार, लकार बताना है। कौन सा लकार है? रामः रावणम ममार, इसमें होगा लिट लकार। 10 लकार होते हैं, उसमें से ये कौन सा लकार हो जाएगा? लिट लकार हो जाएगा, ऑप्शन ए। मतिः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो मतिः में मतिः कौन सा विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा।
संस्कृत का अनुवाद करना है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी या फिर वो रमेश की पुस्तक होगी। तो इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है, ऑप्शन ए। फिर अनुवाद करना है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, इसका अनुवाद क्या होगा? बालिका जा रही है, ऑप्शन डी, बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से कौन सा नहीं है? सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और चौथा क्या है? हकीकत। चौथा है हकीकत। मलकत नहीं है, ये ऑप्शन सी गलत दिया है, मलकत नहीं होगा। बाकी तीनों हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, चौथा है हकीकत। 30 नंबर का प्रश्न है, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो कुआनो नदी जो रचना है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, ऑप्शन ए। महापुराण के रचनाकार कौन है? आदिकाल में महापुराण लिखने वाले हैं पुष्पदंत, ऑप्शन बी, पुष्पदंत। इनकी ये रचनाएं हैं। और 63 महापुरुष, गुणालंकार, अणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। रसमंजरी किस कवि की रचना है? तो रसमंजरी नंददास की रचना है। आगे आते हैं हम, कौन सा प्रश्न है? 34। मृगावती सूफी रचना है। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती की है कुतुबन। मृगावती लिखने वाले हैं कुतुबन। शुक्ल जी इसको ही सूफी काव्य की पहली रचना मानते हैं, कुतुबन की मृगावती। मंझन ने क्या लिखा? मधुमालती लिखा। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा। आलम ने श्याम, क्या लिखा था? आलम ने श्याम सगाई लिखा था, नहीं, श्याम सनेही लिखा था। श्याम सनेही रचना थी आलम की। ठीक, अब है हमारा 35 नंबर का प्रश्न। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण, ऑप्शन ए। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी थी ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। संत कवि नहीं है तुलसीदास, ये सगुण धारा के राम भक्त कवि हैं, ऑप्शन बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन जायसी की पद्मावत का पात्र है, ऑप्शन सी। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो कुतुबन के ग्रंथ का क्या नाम है? मृगावती, ऑप्शन ए। मधुमालती किसकी है? मंझन की है। हंस जवाहिर किसकी है? तो हंस जवाहिर कासिम शाह की है। और चंदायन मुल्ला दाऊद की है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश करने वाले हैं अग्रदास जी। मदनाष्टक, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक लिखने वाले हैं रहीम, ऑप्शन सी। मदनाष्टक खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है?
केशवदास को हम किस वर्ग में रखेंगे? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या स्वच्छंदतावादी कवि? तो केशवदास को रखेंगे रीतिबद्ध कवि में, ऑप्शन ए। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? शिवा बावनी लिखने वाले हैं भूषण, ऑप्शन सी भूषण। 44 नंबर में बताएंगे भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल, ऑप्शन सी। जागरण सुधार काल किसे कहा गया? तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या राय कृष्णदास? भारतेंदु युगीन लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में, 1943, ऑप्शन डी। आगे आते हैं 47 नंबर पे, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो दादा कमरेड है, कब तक पुकारो ये नहीं है, दिव्या और झूठा सच, ये तीनों उपन्यास यशपाल के हैं, लेकिन कब तक पुकारो ये इनका नहीं है, ये है रांगे राघव का, ऑप्शन बी। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 ईस्वी में। 49 नंबर का प्रश्न देखेंगे, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा लिखने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। 51 नंबर में प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है छायावाद के कवि पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्या पूछा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है, 1914 ईस्वी में प्रकाशित होता है। प्रिय प्रवास का जो सबसे पहले नाम था वो क्या था? वो था ब्रजांगना विलाप। ठीक, ध्यान देंगे इसको। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, लिखने वाले हैं इनके पुत्र अमृत राय। शिवरानी देवी ने क्या लिखा था? प्रेमचंद घर में, इन्होंने भी प्रेमचंद के ऊपर लिखा था, प्रेमचंद घर में। अगला प्रश्न है मुझे चांद चाहिए किस वृद्धा की कृति है? तो मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है ये, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है सारा आकाश ये किसकी कृति है? तो सारा आकाश रचना है राजेंद्र यादव की, ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। संशय की एक रात ये किस कवि की कृति है? तो संशय की एक रात लिखने वाले हैं नरेश मेहता। आषाढ़ का एक दिन
नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखने वाले हैं मोहन राकेश। 1958 में प्रकाशित होता है आषाढ़ का एक दिन। 3 नाटक हैं, दूसरा है लहरों के राजहंस और तीसरा आधे अधूरे। ठीक, तो लेखक है मोहन राकेश। कवित्र रत्नाकर लिखने वाले कौन है? तो कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं रीतिकालीन कवि सेनापति। ऑप्शन बी। 59 नंबर में बताएंगे, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय, श्री हित जी, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। तो श्री संप्रदाय तो मध्वाचार्य का नहीं है, किसका है? ये है रामानुजाचार्य का। सनकादि संप्रदाय किसका है? निम्बार्काचार्य का। और राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? तो ये हित हरिवंश जी का है, मतलब श्री हित जी का है। तो सही पूछा है, सही कौन सा है? बी, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का, यही सही है। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न जो है वो एफ है। प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल, भाष्य काल, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पूछा है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका जो काल विभाजन है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। प्रारंभिक काल, रचनात्मक काल, निर्णयात्मक काल, व्याख्या काल। ठीक, तो ये प्रश्न जो है सही नहीं था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? एफ कर दिया गया है। निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहां पर सा सी से होता है, सम होता है, वहां क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। सदृश, सम, समान, तुल्य, सा सी से, सरिस, सरीखे, इमी, जिमी, ये जहां पर आए वो उपमा अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें है दोहा छंद। ऑप्शन ए, दोहा छंद है। 63 नंबर में देखेंगे, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है, इसमें 15 और 13 पर यति है। ठीक, 15 और 13 पर यति है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्लाला, उल्लाला छंद हो जाएगा। क्योंकि दोहा में 13-11 होता है, चौपाई में 16-16 होता है और गीतिका में कुल 26 होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 15 और 13 उल्लाला छंद हो जाएगा। ऑप्शन सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, फिर से करते हैं एक बार, मात्राओं को काउंट करके बताते हैं। ठीक, 1 सेकेंड, अब करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी हो गई यहाँ पर? 15 मात्राएं हो गई। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर क्या हो गई? 13 मात्राएं। तो ये क्या हो गया? उल्लाला छंद। अगला 64 नंबर में देखेंगे, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरे निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें क्रोध का भाव है। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। ऑप्शन डी। 65 नंबर में, पायोजी मैंने
राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है भक्ति रस। ऑप्शन सी भक्ति रस, मीराबाई की पंक्ति है ये। आगे आते हैं 66 नंबर पे। 66 नंबर का प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सी। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा जो है वो ब्रज भाषा का क्षेत्र है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क, ट, च और औ संयुक्त पूछा है, तो संयुक्त हो जाएगी क्या? दो वर्णों को मिलाकर बनने वाला व्यंजन, दो व्यंजन मिले हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और ये क्या है? तो ये है युग्मक। ठीक, युग्मक जिसको द्वित्व भी कहते हैं। समान, दो समान व्यंजनों के मिलने से जो बनता है वो युग्मक होता है, और दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। अब आते हैं 69 नंबर पर। बताएंगे इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि अघोष कौन से होते हैं। तो अघोष होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक, तो इसमें से देखते हैं कौन सा है। तो पहला और दूसरा है प फ, ये दोनों अघोष हैं, बाकी सभी सघोष हैं। वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी, प फ। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? नीलकंठ है योगरूढ़। दो शब्दों को मिलाने से जब तीसरा अर्थ निकले, कोई विशेष अर्थ दे, तो वहां पर क्या हो जाता है? योगरूढ़ हो जाता है। 72 नंबर में बताएंगे निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? तो ये होती है वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा महाप्राण ध्वनि पूछा है? नहीं है। तो क ख ये तो है, ट ठ ये भी है, ज ये तीसरा है और ट पहला है। ये दोनों ही क्या है? अल्प प्राण है। यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों हमारे उत्तर सही हो जाएंगे। इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे क्या है? ये भी एफ है। ठीक, दोनों अल्प प्राण है, ये प्रश्न एफ हो गया। 73 नंबर का प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजभाषा के रूप में हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली 14 सितंबर 1949, जबकि यहां भी इन्होंने 1955 दिया है। तो ये प्रश्न भी क्या हो गया है? ये भी एफ हो गया। बहुत प्रश्न गलत दिए गए थे। ठीक, क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 इसका सही उत्तर होगा। 74 नंबर का है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है कर्ता कारक। अशोक ने पत्र पढ़ा, कर्ता कारक। 75 नंबर में देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ। तो खटमल क्या है? पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो यहां पर विशेष्य विशेषण है, चंद्रमा के समान मुख, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे 77 नंबर, इसमें वाक्य का शुद्ध रूप बताएंगे। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, इसका वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, ये हो जाएगा मैं सादर नमस्कार करता हूं। ठीक, ऑप्शन डी शुद्ध ये होगा, मैं सादर नमस्कार करता हूं। हर्ष,
हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का विलोम होगा विषाद। हर्ष विषाद। 79 नंबर में बताएंगे, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द होगा संवाददाता। ऑप्शन ए। इसके बाद बताएंगे 80 नंबर, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना, इसकी सही कहावत क्या होगी? तो इसकी सही कहावत होगी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना। ऑप्शन सी। 81 नंबर, नैषधीय चरितम किसकी रचना है? तो नैषधीय चरितम लिखने वाले हैं श्री हर्ष। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो माघ ने लिखा था शिशुपाल वधम। इनकी एक ही रचना है शिशुपाल वधम माघ की। किरातार्जुनीयम भारवी की। मेघदूतम कालिदास की। और 10 कुमार चरितम दंडी की। ऑप्शन डी शिशुपाल वध। 83 नंबर है, गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन सी। थोड़े में बहुत कहना। अगला बताएंगे, कविता का बहुवचन क्या होगा? तो कविता का बहुवचन हो जाएगा कविताएं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कविताएं। जीवैषणा, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद करना है। जीव प्लस ऐषणा, जीव प्लस ऐषणा, जीवय प्लस षणा, जीव प्लस ऐषणा। तो जीवैषणा का सही संधि विच्छेद होगा जीव प्लस ऐषणा, जीवैषणा। ऑप्शन बी। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? नहीं पूछा है। द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो ये प्रश्न भी गलत है। कह रहा है नहीं है, तो इसमें तो द्विगु भी नहीं है, अव्ययीभाव भी नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है, तीनों नहीं है। जबकि तत्पुरुष हो जाएगा, प्रेम से आतुर, प्रेम से व्याकुल क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको नहीं नहीं पूछना चाहिए था। पूछना था कि प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास है। इसलिए ये प्रश्न जो है क्या है? ये गलत है ना? ये प्रश्न गलत है। सह हस्तेन खादति, इसमें कौन सा कारक है? वह हाथ से खाता है। तो हाथ क्या है? साधन है ना, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन डी करण कारक। कविता का मर्म कौन सी विभक्ति है? तो जहां पर का की के पर सर्ग होता है वहां पर संबंध कारक होता है और संबंध षष्ठी होता है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। आगे आते हैं 89 नंबर में, राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो रामा, राम कृष्णों का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राम च कृष्ण च। समास क्या बनेगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी द्वंद्व समास। सज्जन पापात जुगुप्सते, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। सज्जन, सज्जन पापात जुगुप्सते, सज्जन पाप से घृणा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन जाती है। ठीक, राम के साथ सीता वन जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ता है ती है जो है ये जाती है जाते हैं। गच्छति लट लकार में ही लगता है, इसलिए गच्छति जाती है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 का,
सुबह दोपहर शाम ये किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो सुबह दोपहर शाम लिखने वाले हैं कमलेश्वर। ऑप्शन डी कमलेश्वर। 93 नंबर का, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। आदिकाल के कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। पुष्य या पुंड ने किसे माना है? पुष्य या पुंड को किसने माना है? तो इनको मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। इन तीनों ने किसे माना है? पुष्य या पुंड को। राहुल सांकृत्या ने माना है सरहपा को। राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को। और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है शालिभद्र सूरी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अब्दुल रहमान को। ठीक। 94 नंबर का प्रश्न है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो 5000 कवियों का विवरण देने वाले हैं मिश्र बंधु। ऑप्शन ए। मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ है जो मिश्र बंधुओं ने लिखा, ये कितने भागों में है पूछा जाता है? तो ये 4 भागों में विभक्त है। इसका जो पहले 3 भाग था उसका प्रकाशन होता है 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन होता है 1934 ईस्वी में। और इसमें 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। शुक्ल जी ने इनके ग्रंथ को क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है मिश्र बंधु विनोद को। यह भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं, कवि आते हैं? तो मिश्र बंधुओं में आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। 95 नंबर का प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन सी। आगे आते हैं हम 96 नंबर पर। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या थी 8, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में आने वाले थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास। और विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना है। मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, इंद्रावती। तो नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। दोनों इनकी रचनाएं हैं। इन पे 2 रचनाएं इनकी दे दी गई हैं, इसलिए ये भी प्रश्न क्या होता है? ये एफ हो जाता है। इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष 1744 है और अनुराग बांसुरी 1764 है। ये दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। 99 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार के वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। अगला प्रश्न, भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। ऑप्शन बी। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो ज्ञानदीप लिखने वाले हैं शेख नबी। इन्हीं की रचना है ज्ञानदीप। प्रकाशन वर्ष 1619 ईस्वी। शेख नबी ने लिखी थी। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं वो संकलित हैं साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है 103 नंबर, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। तो अनेकार्थ मंजरी नंददास की है,
ये केशवदास की रचना नहीं है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो इन्होंने माना है 1700 से 1900 विक्रमी। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। कौन से रस की? श्रृंगार रस की। ऑप्शन ए। अगला बताएंगे, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो वो है सेनापति। आगे बताएंगे, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु ने किस पत्र का संपादन किया था? तो भारतेंदु के पत्र थे कवि वचन सुधा, तदीय समाज और बाला बोधिनी। ठीक। और बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा था, संपादन किया था इन्होंने? तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किया था। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय का किया था। किसका किया था? अभ्युदय का। यहाँ पर दिया हुआ है। ब्राह्मण पत्र का 1883 में प्रताप नारायण मिश्र ने, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन बाला बोधिनी, इसका भारतेंदु जी ने, हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने, अभ्युदय 1907 में मदन मोहन मालवीय ने। आगे प्रश्न है 108 नंबर का। पूछा है इसमें कि इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्वेतानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों आते हैं, लेकिन शिवमंगल सिंह सुमन नहीं आते हैं। ये किस युग के हैं? तो ये प्रगतिवादी कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी हैं। अगला प्रश्न है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास लिखने वाले हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन डी। आवारा मसीहा लिखने वाले कौन हैं? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। एक सौ 11 नंबर का प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं। रत्नाकर, रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो उद्धव शतक लिखा गया है ब्रज भाषा में। प्रकाशन वर्ष है इसका 1929 ईस्वी। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो प्रसाद जी का जो नाटक ध्रुव स्वामिनी है, इसी में पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। अंतिम नाटक है इनका ध्रुव स्वामिनी, 1933 ईस्वी में आता है। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, अजातशत्रु 1922। प्रकाशन वर्ष इनका ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न बनता है कि प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जो देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जो विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है 114 नंबर, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया समकालीन कविता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है?
तो राग दरबारी 1968 में प्रकाशित होता है। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन डी। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सचेतन कहानी महीप सिंह, अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, सहज कहानी अमृत राय और सक्रिय कहानी राकेश वत्स, समानांतर कहानी कमलेश्वर। नई कहानी में 3 आते हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। 18 नंबर, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो संसद से सड़क तक किसकी है? ये तो धूमिल की है। मछली घर ये विजय देव नारायण शाही की है। हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय की है। साये में धूप ये किसकी है? तो ये दुष्यंत कुमार की है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 119, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो नवीन का जो काव्य है वो है हम बिस्पाई जन्म के। रेणुका दिनकर की रचना, हिम की रीटनी माखनलाल की और मिलन किसकी? तो मिलन राम नरेश त्रिपाठी का। ऑप्शन बी हम बिस्पाई जन्म के नवीन की रचना। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो 8वां सर्ग जो है वो नाटक है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक 1976 में प्रकाशित होता है। 121 नंबर, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। तो इसमें से चिंतामणि का काव्य प्रकाश जो है वो सही है, क्योंकि रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, अंग दर्पण रसलीन का है और शिवा बावनी भूषण का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, चिंतामणि काव्य प्रकाश। 122 नंबर, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल लिखने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जहां पर जनु मनु मानो जानो ये आते हैं वहां पर क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 124 नंबर के प्रश्न पर। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में है रूपक अलंकार। चरण कमल, कमल रूपी चरण, रूपक अलंकार। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ये मात्रिक छंद है और इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं हैं। क्या हो जाएगा? चौपाई छंद हो जाएगा इसमें। ठीक, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न 125 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने 2016 का पेपर आज कंप्लीट कर लिया। अब बस एक पेपर और बचता है 2021 का, इसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक, क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे, और पेपर कैसा था? आसान ही था, आसान ही लगा होगा सबको। कुछ प्रश्न गलत थे, कोई बात नहीं, वो एफ हो गए थे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी होती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।